Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the online MDCAT session of Stars Academy, Head Office, Johor Town. Today we are going to discuss alkyl halides. So let's get started. So students, today we are going to discuss alkyl halides. सबसे पहले हम बात करेंगे कि alkyl halides को क्लासीफाई कैसे किया जाता है. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनकी रिएक्टिविटी. जैसा कि आप जानते हैं कि नॉमेनक्लेचर हमने जनरल डिस्कशन में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी किया हुआ है, तो फिर हम एंड पर चले जाएंगे डिफरेंट रिएक्शंस पर विद पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन SN1 एंड SN2 रिएक्शंस अलोंग विद E1 एंड E2 रिएक्शंस. सबसे पहले देखते हैं कि एल्काइल हैलाइड्स को क्लासीफाई कैसे किया जा सकता है. एल्काइल हैलाइड्स की क्लासिफिकेशन असल में एल्काइल हैलाइड्स से पहले हमें जानना पड़ेगा कि हेलोएल्केन्स क्या होते हैं. हेलोएल्केन्स are compounds which contain halogen functional group. For example, consider this compound. This compound has one halogen atom as a functional group. It is called monohaloalkane. This haloalkane has two halogen atoms. So it will be called dihaloalkane on the same grounds. If a haloalkane has three halogen atoms, it is called trihaloalkane. Remember that not all the haloalkanes are called alkyl halides. Rather, सिर्फ जो मोनोहेलोएल्केन है उन्हें ही alkyl halide कहा जाता है. So we can say that monohaloalkanes are termed as alkyl halides. Monohaloalkanes are actually alkyl halides. ऐसे हेलोएल्केन्स जिनमें एक हेलोजन होगा उन्हें आप alkyl halide कहेंगे. Alkyl halides or monohaloalkanes can be further divided into three main classes. Number one, the type of alkyl halides in which halogen atom is attached to a carbon which is further attached to only one carbon atom or no carbon atom. हेलोजन जिस कार्बन से लगा है वो आगे या तो एक कार्बन से जुड़ा है या एक कार्बन से भी नहीं जुड़ा. याद रहे कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे एक कार्बन से जुड़ा हो, आप उसे कहेंगे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड. इस डेफिनेशन के मुताबिक मिथाइल ब्रोमाइड प्राइमरी एल्काइल हैलाइड नहीं बनता. हमारी किताब में अल्कोहल्स के अंदर सिर्फ जो कार्बन एक कार्बन है जो फर्दर किसी कार्बन से नहीं जुड़ा उसे प्राइमरी नहीं कहा गया, जबकि कुछ और जगहों पर उसे प्राइमरी कहा गया है. हम इसे प्राइमरी ही मानेंगे. हमारी प्राइमरी की डेफिनेशन यही रहेगी कि द फंक्शनल ग्रुप is attached to a carbon which is further attached to one carbon atom or no carbon atom. दोनों ही conditions जो हैं उसे आप primary alkyl halide classify करेंगे. So this is a primary alkyl halide. Similarly, if the halogen atom is attached to a carbon that is further attached to two carbon atoms, so it is further attached to two carbon atoms, it is called a secondary alkyl halide. और अगर कभी फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन फर्दर तीन कार्बन से जुड़ा हो, यहां पर जुड़ने से मेरी मुराद है कोवेलेंट बॉन्डिंग. जब कार्बन ने डायरेक्ट बॉन्डिंग की होगी कार्बन से तो इसे आप कहेंगे कि ये अटैच्ड कार्बन है.
Functional group or halogen is attached to a carbon which is further attached to 3 carbon atoms directly. इसे कहेंगे कि ये tertiary alkyl halide है. This one is secondary alkyl halide and this one is tertiary alkyl halide. ये है classification of alkyl halides. इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके सामने 4 एग्जाम्पल्स कोट कर रहा हूं और उनमें से हमने देखना है कि कौन सी एग्जाम्पल किस कैटेगरी में फॉल करती है. सवाल देख लेते हैं. Which of these is an example of primary alkyl halide? अल्फा ऑप्शन है हमारे पास CH3, CH, CH3, CH3, Cl. बीटा ऑप्शन है हमारे पास CH3, C, CH3H, Br. चार्ली ऑप्शन है हमारे पास CH3, C, CH3H, CH2I. और डेल्टा ऑप्शन है हमारे पास CH3, CH, CH3X. फॉर एग्जाम्पल Br लगा लेते हैं. हमारे पास मौजूद हैं 4 एग्जाम्पल्स और 4 एग्जाम्पल्स में से हमने प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ढूंढना है. प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू ए कार्बन व्हिच इज फर्दर अटैच्ड टू ओनली 1 कार्बन एटम. सिर्फ एक कार्बन एटम से जुड़ा होगा वो. यहां पर क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 कार्बन से जुड़ा है, ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है. यहां पर ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे 2 कार्बन से जुड़ा है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है. यहां सेम केस है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है. यहां पर देखते हैं तो फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन आगे सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है. नो डाउट CH इज फर्दर अटैच्ड टू 2 कार्बन्स, लेकिन हमने फर्दर बीटा पोजीशन पर क्या हालात हैं हमने नहीं देखना, बल्कि बीटा का मतलब है गैमा पोजीशन पर जो हालात हैं वो हमने नहीं देखने. फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन जिसे अल्फा कार्बन कहते हैं उसे सिर्फ एक बॉन्ड बनाना चाहिए. सो इट शुड बी द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे जो अल्फा कार्बन है इट इज अटैच्ड टू ओनली 1 कार्बन एटम. सिमिलरली हम बात कर सकते हैं कि मीथाइल क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म and carbon tetrachloride. The question is identify alkyl halide. इन चारों कंपाउंड्स में से कौन एक एल्काइल हैलाइड है? एल्काइल हैलाइड की डेफिनेशन हमें बताती है कि एल्काइल हैलाइड कहलाने के लिए the monohaloalkanes which are called alkyl halides it should have only one halogen atom. अगर एक से ज्यादा हेलोजन एटम होंगे तो वो एल्काइल हैलाइड्स नहीं होंगे. दे कैन बी कॉल्ड हेलो एल्केन्स. उन्हें हेलो एल्केन कहना तो मुनासिब है, लेकिन उन्हें एल्काइल हैलाइड नहीं कहा जा सकता. एल्काइल हैलाइड तभी होता है जब हेलोजन एक हो और उसके साथ एल्काइल ग्रुप लगा हो. तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग CH3Cl जिसमें एक हेलोजन एटम है वो एक एल्काइल हैलाइड है, जबकि बीटा में 2 क्लोरीन, चार्ली में 3 क्लोरीन और डेल्टा में 4 क्लोरीन वो एल्काइल हैलाइड नहीं हो सकते. इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ रिएक्टिविटी के हिसाब से कि एल्काइल हैलाइड्स में से कौन से एल्काइल हैलाइड्स ज्यादा रिएक्टिव हैं और कौन कम रिएक्टिव हैं. एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी पर 2 फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं. एक फैक्टर है बॉन्ड पोलैरिटी, जबकि दूसरा फैक्टर है बॉन्ड एनर्जी. Bond polarity says, the concept of bond polarity explaining reactivity, it says that the higher the bond polarity the greater the reactivity. जितनी bond polarity
जितनी ज्यादा होगी उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, इट शुड बी। हम कोई रूल नहीं बना रहे कि बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होगी तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। हम कह रहे हैं कि ये एजम्पशन है कि आमतौर पर पोलर बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अगर ये बात सही है तो फिर एल्काइल फ्लोराइड्स, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा है, उन्हें ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए एल्काइल क्लोराइड से, उन्हें एल्काइल ब्रोमाइड से और उन्हें एल्काइल आयोडाइड से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। दिस इज वन वे टू थिंक। एक और रास्ता भी है सोचने का और वो बॉन्ड एनर्जी का है। बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से रूल ये कह रहा है कि बॉन्ड एनर्जी जितनी कम होगी उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। जो बॉन्ड टूटने में आसान होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। कार्बन आयोडीन बॉन्ड की ब्रेकेज के लिए 228 किलो जाउल पर मोल एनर्जी चाहिए, जो कि सबसे कम है। इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव होगा कार्बन ब्रोमीन से, विच विल बी मोर रिएक्टिव देन कार्बन क्लोरीन, एंड कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड विद ए बॉन्ड एनर्जी ऑफ 467 किलो जाउल पर मोल शुड बी द लीस्ट रिएक्टिव। ये दो रास्ते हैं, दो तरीके हैं बात को सोचने के, दोनों के पास अपने अपने रीजंस हैं। लेकिन देखा यह गया है एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल एविडेंस सजेस्ट्स दैट बॉन्ड एनर्जी इज द विनर हियर। बॉन्ड एनर्जी इज द डिसाइसिव फैक्टर टू डिटरमिन द रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। तो हालांकि दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन एक्चुअल रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड्स इज लाइक दिस। इसका मतलब यह है कि एक्चुअली जो एल्काइल आयोडाइड्स हैं दे आर मोर रिएक्टिव देन एल्काइल ब्रोमाइड्स, which are more reactive in turn than alkyl chlorides, and alkyl fluorides are the least reactive of them all. ये चीज आपने याद रख लेनी है। एक और बात, आगे की तरफ चलते हुए जब हम देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि किस तरह डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स रिएक्टिविटी पर असर डालते हैं। उसके लिए हम कुछ रिएक्शंस डिस्कस करते हैं, और रिएक्शंस को डिस्कस करने का तरीका मैंने ये रखा है कि हम बात कर रहे हैं रिएक्टेंट की, जो कि रिएक्शन में इस्तेमाल होगा, कंडीशंस की, जिन कंडीशंस में रिएक्शन हो रहा है, और प्रोडक्ट्स की। फॉर CH3CH2Br हमने एल्काइल हैलाइड एक स्पेसिफिकली मान लिया है इथाइल ब्रोमाइड। हम अपने तमाम तर रिएक्टेंट्स को इथाइल ब्रोमाइड से ही मिलाएंगे, सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, और देखेंगे कि किस रिएक्टेंट से क्या प्रोडक्ट बनता है। इस प्रोसेस को बाद में जनरलाइज कर लेंगे बाकी तमाम तर एल्काइल हैलाइड्स के लिए। रिएक्टेंट्स, क्योंकि हमारा सिलेबस रिएक्शंस की हेडिंग मेंशन करता है एल्काइल हैलाइड्स में, और डिस्क्रिप्शन के अंदर लर्निंग आउटकम्स में स्पेसिफिकली SN1, SN2, E1 और E2 की बात करता है। हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, जब वर्ड रिएक्शंस आ गया है तो हमें रिएक्शंस को भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। इसलिए हम तमाम तर रिएक्शंस बहुत ही छोटे और आसान से हैं, उन पर एक जनरल ओवरव्यू देखेंगे और फिर स्पेसिफिक हो जाएंगे SN1, SN2, E1, E2 के बारे में। रिएक्शन सबसे पहला वो सोडियम के साथ हो सकता है। सोडियम के साथ रिएक्शन वर्ड्स रिएक्शन या वुड्स रिएक्शन इसे कहते हैं। वुड्स रिएक्शन सोडियम और ईथर की मौजूदगी में करवाया जाता है। इससे जो भी अल्काइल हैलाइड है उसके अल्काइल ग्रुप्स आपस में मिल जाते हैं, और यहाँ पर अगर 2 कार्बन हैं तो 2 कार्बन से 2 और 2 4 यानी कि N ब्यूटेन बन जाएगा। अगर कोई और अल्काइल हैलाइड होता तो उससे एल्केन बन जाता। कोई भी एल्केन नहीं बन सकता, सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल एल्केन्स बन सकते हैं। सोडियम के साथ रिएक्शन के बाद हम बात कर लेते हैं रिएक्शन विद जिंक। जिंक के साथ जो रिएक्शन हो रहा है
इसे रिडक्शन कहा जाता है। जिंक के साथ रिएक्शन किसी भी एक्वस एसिड की मौजूदगी में करवाया जा सकता है। जिंक के साथ रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है एल्केन। याद रहे कि जिंक के साथ रिडक्शन में जो एल्केन बनती है, इट हैज सेम नंबर ऑफ कार्बन्स। यानी कि एल्काइल हैलाइड में अगर 2 कार्बन हैं तो एल्केन में 2 कार्बन होंगे। एल्काइल हैलाइड में 3 कार्बन हैं, एल्केन में 3 कार्बन आ जाएंगे। इसके बाद रिएक्शन है टेट्रा सोडियम प्लम्बेट से, जिसे सोडियम लेड एलॉय भी कहते हैं। यहाँ कोई स्पेसिफिक कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एल्काइल हैलाइड के अंदर जो एल्काइल ग्रुप है वो आकर जुड़ जाता है लेड के साथ, टेट्रा इथाइल लेड बन जाता है। इसी तरीके से टेट्रा एल्काइल लेड बन जाएगा किसी और एल्काइल हैलाइड के साथ। ये रिएक्शन आपके सामने। एक और रिएक्शन अगर हम देखते हैं तो वो रिएक्शन बन रहा है विद मैग्नीशियम। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। मैग्नीशियम के साथ एब्सोल्यूटली ड्राई ईथर में रिएक्शन होता है और प्रोडक्ट बनता है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसी तरीके से किसी भी न्यूक्लियोफाइल से, अब मैं जनरल बात कर रहा हूं, एसएन रिएक्शंस को यहां पर इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं और फिर उन्हें स्पेसिफिकली आगे नेक्स्ट हिस्से में हम एक्सप्लेन करेंगे। किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन हो सकता है। किसी भी न्यूक्लियोफाइल को एक खास सॉल्वेंट के अंदर आप रिएक्शन करवाते हैं और रिएक्शन के नतीजे में एल्काइल हैलाइड का हैलोजन, एल्काइल हैलाइड का हैलोजन चला जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है और उसकी जगह न्यूक्लियोफाइल आकर लग जाता है। यानी कि एल्काइल का न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन हो जाता है। इसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आपने बुक में मुख्तलिफ न्यूक्लियोफाइल्स देखने हैं, एंड पर हम उनकी एक डिटेल भी लिख देंगे। इसी तरीके से ये हो सकता है कि रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल की मौजूदगी में ही हो, न्यूक्लियोफाइल की मौजूदगी में ही हो, लेकिन अब की बारी वो न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेंट की मौजूदगी में हैलोजन को डिस्प्लेस ना करे, बल्कि बीटा हाइड्रोजन से रिएक्शन कर जाए, जैसा कि हम एलिमिनेशन रिएक्शन में अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो कोई एल्कीन होती है। सही हो गई थी बात। चलें अब पहले ये जो आपके पास रिएक्शंस लिखे हैं इनको डिस्कस करते हैं कुछ कंसेप्चुअल आइडियाज की फॉर्म में, फिर आगे चलेंगे SN1 SN2 और E1 E2 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं इन रिएक्शंस के हवाले से। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है हमें कि विच ऑफ दीज is the most reactive towards मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन हो रहा है ईथर की मौजूदगी में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए, तो कौन इनमें से ज्यादा रिएक्टिव होगा? मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड या ब्यूटाइल ब्रोमाइड? याद रख लें कि हमने ये सीखा है एल्काइल आयोडाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन ब्रोमाइड्स व्हिच आर इन टर्न रिएक्टिव देन क्लोराइड्स और फ्लोराइड्स। लेकिन अगर हैलोजन सेम है तो फिर एल्काइल ग्रुप की रिएक्टिविटी का ट्रेंड ये है कि जितना एल्काइल ग्रुप छोटा होगा उतना कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो जितना एल्काइल ग्रुप छोटा है उतना एल्काइल हैलाइड फॉर ए पर्टिकुलर हैलोजन, सब जगह ब्रोमीन है
तो फिर मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन में ज्यादा रिएक्टिव वो एल्काइल हैलाइड होगा जिसका एल्काइल ग्रुप छोटा होता है। सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप मिथाइल है, इसलिए वो ज्यादा रिएक्टिव हो गया। एक और क्वेश्चन यहां देख लेते हैं, विच ऑफ दीज is not a probable product of Wurtz reaction। वर्ड्स रिएक्शन आपके सामने है, आप देखते हैं कि उससे एल्केन्स बनते हैं, सिमेट्रिकल एल्केन्स बनते हैं। तो इन सब में से कौन सा प्रोडक्ट वर्ड्स रिएक्शन का पॉसिबल या प्रोबेबल प्रोडक्ट नहीं है? अल्फा ऑप्शन एन ब्यूटेन, बीटा ऑप्शन एन हेक्सेन, चार्ली ऑप्शन 2,3 डाइमीथाइल ब्यूटेन, डेल्टा ऑप्शन 2,3 डाइमीथाइल हेक्सेन। सवाल का ओरिजिन आपको कुछ कुछ समझ आ रहा होगा। ओरिजिन समझना ही हमारा मकसद है कि हम सवाल को देखकर ये अंदाजा लगा सकें कि सवाल की सेंस क्या है, सवाल में हमसे पूछा क्या जा रहा है। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि एल्केन्स बनते हैं, ये तो श्योर है। वर्ड्स रिएक्शन से ये सब एल्केन्स हैं, तो सब एल्केन टेक्निकली स्पीकिंग बन सकते होंगे, लेकिन जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसके मुताबिक सिर्फ सिमेट्रिकल एल्केन बन सकते हैं। अच्छा, सिमेट्रिकल एल्केन यहाँ पर बनते हैं। सिमेट्रिकल एल्केन किन्हें कहते हैं? सिमेट्रिकल एल्केन्स जो हैं वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनको कहीं एक ऐसा पॉइंट उनमें होता है जहां से अगर आप उसे कट करें तो दोनों साइड्स एक जैसी होंगी। आपकी आसानी के लिए मैं एक एक करके सबको ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो कि सिमेट्रिकल एल्केन्स दिखने में कैसे नजर आते हैं। एन ब्यूटेन की बात की जाए तो एन ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3 होता है। ये पॉइंट देखें, यहाँ पर दोनों साइड पर दो दो कार्बन है और दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये एक सिमेट्रिकल एल्केन की अलामत है। सिमिलरली फॉर एन हेक्सेन CH3 CH2 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 CH3, 6 कार्बन है। सेंटर में देखें दोनों साइड पर 3-3 कार्बन है। इट इज अगेन ए सिमेट्रिकल एल्केन। मूविंग टुवर्ड्स 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन बना लेते हैं 1 2 3 4, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन आ गया। अगेन यू कैन सी हियर इज ए पॉइंट। अगर यहां से आप ब्रेक करते हैं तो दोनों साइड्स इक्वल हैं, दोनों साइड्स पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप हैं। ये एक सिमेट्रिकल एल्केन की मिसाल है। 2,3 डाइमिथाइल हेक्सेन बच गया। ऑब्वियसली अगर 3 आंसर सही नहीं है, 3 सिमेट्रिकल हैं, जब सिमेट्रिकल हैं तो वुड्स रिएक्शन से बन सकते हैं। जब 3 सिमेट्रिकल हैं तो राइट आंसर 2,3 डाइमिथाइल हेक्सेन ही होगा। हम सिर्फ उसे कंफर्म कर रहे हैं। हेक्सेन ड्रॉ कर लेते हैं। CH3 1 2 3 4 5 6, 2 3 डाइमिथाइल हेक्सेन। यहां आप गौर करें कि अगर मैं इसे सेंटर से कट करता हूं तो दोनों साइड्स एक जैसी नहीं हैं। डेफिनेटली ये एक अनसिमेट्रिकल एल्केन है और अनसिमेट्रिकल एल्केन नहीं बनाए जा सकते वर्ड्स रिएक्शन से। दैट इज व्हाई इट शुड बी द राइट आंसर। इट इज नॉट ए प्रोबेबल प्रोडक्ट ऑफ वर्ड्स रिएक्शन। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। विच रिएक्शन gives a nucleophilic carbon? Which reaction gives a nucleophilic carbon? ऑप्शन बना लेते हैं, this one और this one और this one और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 4 रिएक्शन आपके सामने हैं, आपके सामने उनके प्रोडक्ट भी हैं।
सिर्फ एक आइडिया क्लियर करने के लिए हमने ये सवाल जो है स्पेसिफिकली डिवाइस किया है और आपके सामने ऑप्शन इसलिए रखे हैं ताकि आप इन ऑप्शंस को बहुत ही गहराई से देख सकें, समझबूझ से देख सकें और सही जवाब पर पहुंच सकें। Which reaction gives a nucleophilic carbon? Which reaction gives a nucleophilic carbon? अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक कार्बन किसे कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक कार्बन ऐसा कार्बन है जो विच इज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं? जिसे चाहिए है पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी को पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो उस पर कौन सा चार्ज होगा? डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज होगा या लोन पेयर होगा। सो व्हेन वी से न्यूक्लियोफिलिक कार्बन, व्हाट वी हैव इन आवर माइंड्स इज कार्बन पार्शियल नेगेटिव और टोटल नेगेटिव में भी। तो कार्बन पार्शियल नेगेटिव या टोटल नेगेटिव होगा, इट विल बी ए न्यूक्लियोफिलिक कार्बन। आप देखते हैं कि सोडियम के साथ रिएक्शन में एल्केन बन रहा है। एल्केन में कोई पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव कार्बन नहीं होते। सेम इज द केस फॉर जिंक। एल्केन इज द प्रोडक्ट, यहाँ कोई पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव कार्बन नहीं होते। मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन देखें तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एक पॉसिबिलिटी है कि मैग्नीशियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से पार्शियल पॉजिटिव होगी और इसके साथ जो कार्बन लगा है वो पार्शियल नेगेटिव होगा, विच इज ए न्यूक्लियोफिलिक कार्बन। So we can say that in reaction of alkyl halides with magnesium, there is a chance of formation of a nucleophilic carbon. फोर्थ में देखें तो एल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफाइल से जुड़ा हुआ है। न्यूक्लियोफाइल खुद नेगेटिव होता है और कार्बन पार्शियल पॉजिटिव होता है। ये बात यहां पर ही नहीं, जनरली बता रहा हूं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपने पढ़े हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, एल्काइंस, बेंजीन, एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, इन सब में सिर्फ दो जगह पर आप कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव देखते हैं या न्यूक्लियोफिलिक कार्बन देखते हैं। पहला है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दूसरा है एल्काइंस। एक आ गए न्यूक्लियोफिलिक कार्बन वाले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स और दूसरे आ गए एल्काइंस। याद रख लेंगे। चलें आगे चलते हैं और कुछ डिटेल देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस की। आगे चलते हुए हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस की। पहले ये क्लियर कर लें कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, दोनों में एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। इन दोनों ही रिएक्शंस में कभी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, कभी टर्शियरी एल्काइल हैलाइड्स एक और मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। सो देयर आर प्लेंटी ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन दीज एलिमिनेशन रिएक्शंस एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो मैं कर ये रहा हूं, मैं पहले एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डिटेल लिख लूंगा और उसी से एलिमिनेशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करूंगा। देन वी विल हैव प्लेंटी ऑफ एमसीक्यूज टू क्लैरिफाई आवर आइडियाज। सो here I write nucleophilic substitution bimolecular। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर के सामने, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर के सामने मैंने लिख लिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर में attack of attacking nucleophile and departure of leaving group is in one step। न्यूक्लियोफाइल का अटैक उसी स्टेप में होता है और लिविंग ग्रुप का डिपार्चर उसी स्टेप में होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक न्यूक्लियोफाइल है हाइड्रो ऑक्साइड, वो आकर अटैक कर रहा है CH3Br पर
और Br यहाँ से जाना जा रहा है। पहले यहाँ पर एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा जिसमें ओल्ड बॉन्ड्स टूट रहे होंगे और न्यू बॉन्ड्स बन रहे होंगे। ये वाली स्पीशी बन जाएगी। फिर ये स्पीशी टूट जाएगी और ये प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी कि अटैक ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप एक ही स्टेप में मुकम्मल हो जाएंगे। SN2 रिएक्शंस, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कस किया, ये एक बाई मालिक्यूलर रिएक्शन है। इसमें 2 मालिक्यूल हिस्सा लेते हैं। इस रिएक्शन का ऑर्डर 2 होता है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सारी याद कर लें, कोई भी एक MCQ की शक्ल में आपसे पूछी जा सकती है। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। इस रिएक्शन में 100% इन्वर्जन देखने को मिलती है। 100% इन्वर्जन। इन्वर्जन मीन्स हाइड्रोक्साइड इज अटैकिंग फ्रॉम द साइड ऑपोजिट टू दैट ऑफ ब्रोमीन। द साइड ऑक्यूपाइड बाय ब्रोमीन वहां से अटैक नहीं होता, बल्कि उसके ऑपोजिट 180 डिग्रीज पर OH नेगेटिव अटैक करता है, और इस तरह के प्रोडक्ट को आप कहते हैं इन्वर्टेड प्रोडक्ट। सो देयर इज 100% इन्वर्जन इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है, इट हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। रिएक्शन इंटरमीडिएट में सिर्फ 3 बॉन्ड हैं, और अगर कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हों उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। जब वो वापस रिएक्ट करता है और ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, न्यू बॉन्ड्स बन जाते हैं, कार्बन अगेन हैज 4 सिंगल बॉन्ड्स, जिसकी वजह से कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगी। यूजुअली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड कि जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स हैं वो SN2 रिएक्शन देना पसंद करते हैं। वाई सो, ऐसा क्यों है? इसकी वजह है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। असल में SN2 रिएक्शन में कोई कार्बोकैटाइन नहीं बनता, और कार्बोकैटाइन आप जानते होंगे टर्शरी कार्बोकैटाइन स्टेबल होते हैं। यहाँ पर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इसलिए ये रिएक्शन देते हैं क्योंकि उन्होंने कार्बोकैटाइन बनाना नहीं है। इस रिएक्शन में कोई कार्बोकैटाइन नहीं बनता, इसलिए वो बआसानी ये रिएक्शन दे देते हैं। ये सारे पॉइंट्स हैं SN2 रिएक्शंस के, और इन्हें हम अप्लाई करेंगे अभी थोड़ी देर में मुख्तलिफ क्वेश्चंस के अंदर। साथ देख लेते हैं कि SN1 रिएक्शन में इसके मुकाबले में क्या हो रहा है। SN1 रिएक्शन में नंबर 1, अटैक ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल एंड डिपार्चर ऑफ लीविंग ग्रुप इज इन 2 स्टेप्स। यहां पर यह काम 2 स्टेप में होता है। फॉर एग्जाम्पल, पहला स्टेप ये होगा कि हमारा एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल विच इज मोस्ट प्रोबेबली ए टर्शरी एल्काइल हैलाइड, हमने ये फाइनल कर लिया कि टर्शरी एल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन देना पसंद करते हैं क्योंकि इस रिएक्शन में कार्बोकैटाइन बनता है एंड टर्शरी कार्बोकैटाइंस आर मोर स्टेबल। ये आयोनाइज हो जाएगा और आयोनाइज होकर ये बना देता है एक कार्बोकैटाइन। हमें पक्का यकीन है कि टर्शरी कार्बोकैटाइन ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए ये रिएक्शन अच्छा रिएक्शन है, ऑल्दो इट इज ए स्लो प्रोसेस। आप जानते हैं कि अगर एक रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा हो तो उसका कोई ना कोई स्टेप स्लो होता है, और उस स्लो स्टेप को आप कहते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ये कार्बोकैटाइन, जिसे हम टर्शरी कार्बोकैटाइन कह रहे हैं, इसके ऊपर फिर नेक्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में, हमारा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक कर सकता है। एज देयर इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ अटैक फ्रॉम राइट और लेफ्ट साइड, that is why there are 2 products that can be formed. एक बारी ऐसे हो सकता है कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल सेम साइड से अटैक करे जहां पहले वाला लीविंग ग्रुप लगा हुआ था। एक रास्ता यह है कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ऑपोजिट साइड से अटैक कर दे।
क्योंकि दोनों ही बातों का इम्कान इक्वल है, सो वी से दैट हेयर 50% इन्वर्जन एंड 50% रिटेंशन अकर्स। 50% रिटेंशन होती है, फॉर एग्जाम्पल 50% OH उसी जगह पर, या 50% न्यूक्लियोफाइल उसी जगह पर लगा हुआ है जहां पर पहला अटैकिंग न्यूक्लियो पहला लीविंग ग्रुप जो है जो चला गया है वो लगा हुआ था, और 50% इन्वर्जन हो जाती है, यानी कि नया आने वाला ग्रुप उस साइड पर लगता है जो पहले साइड से 180 के एंगल पर है, ऑपोजिट साइड पर है। अगर बात की जाए इसकी मॉलिक्यूलरिटी की, तो इट इज ए यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बिकॉज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में सिर्फ एक मॉलिक्यूल है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। ये आपने याद रखना है। तो ये एक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। यहां पर ऑर्डर 1 होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन होगा, बराबर के लिए आपको कांस्टेंट डालना पड़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करता है, क्योंकि स्लो स्टेप में सिर्फ एल्काइल हैलाइड है, इसलिए रेट सिर्फ उस पर ही डिपेंड करता है और किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता। इन्वर्जन्स और रिटेंशन के बारे में इंफॉर्मेशन मैंने पहले शेयर कर ली। हाइब्रिडाइजेशन इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर स्टार्टिंग मटेरियल हमारा sp3 हाइब्रिडाइज था, बिकॉज द कार्बन हैड 4 सिंगल बॉन्ड्स। इंटरमीडिएट स्टेज में यहाँ पर कार्बन एक कार्बोकैटाइन बन गया है, और आपको मैं टेस्ट्स में भी और क्लास में ये बात समझा चुका हूँ कि कार्बोकैटाइन में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। रिएक्शन के नतीजे में कार्बन के 4 बॉन्ड बन गए हैं, चारों सिंगल बॉन्ड हैं। यहाँ पर अगेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। एक बात याद रहे कि इस टाइप का रिएक्शन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स नहीं देते, बल्कि टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स देते हैं। इसका रीजन हमने बता दिया कि यहाँ पर कार्बोकैटाइन बनता है, और कार्बोकैटाइन टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स का ज्यादा स्टेबल होता है। दैट इज व्हाई दे टेंड टू रिएक्ट विया दिस मैकेनिज्म। ये है SN2 और SN1 मैकेनिज्म, जिसके बारे में आपने देखा। यहाँ कुछ सवाल देखते हैं। इंफॉर्मेशन आपके सामने है, ये तरीका मैंने इसलिए रख दिया आपके सामने, डाटा इसलिए रख दिया कि आप पॉज करके इवन आप थोड़ा ज़्यादा टाइम लें और क्वेश्चन को डिस्कस करके अपने माइंड में सारे पॉइंट्स रख कर और उसके बाद आंसर करें, तो होपफुली ये चीज़ जो है ये आपके लिए बेहतर रहेगी। क्वेश्चन 2-3 देख लेते हैं। फिर जो एक कंसेप्ट है लिविंग ग्रुप का, यहाँ पर एक अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, एक लीविंग ग्रुप है। तो कौन से लीविंग ग्रुप अच्छे होते हैं, कौन से लीविंग ग्रुप बुरे होते हैं, इन पर हमने बात करनी है। लेकिन उससे पहले कुछ आसान इंफॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल is taken in excess, the order of SN1 reaction will be, so ऑप्शन देख लेते हैं। 0, फर्स्ट, pseudo फर्स्ट, सेकेंड। ओके, द क्वेश्चन सेज हम न्यूक्लियोफाइल एक्सेस में ले लें SN1 रिएक्शन में। ये एक SN1 रिएक्शन है, इसमें हम न्यूक्लियोफाइल एक्सेस में ले लेते हैं, ज्यादा मिकदार में ले लेते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल ज्यादा मिकदार में लेने से इस रिएक्शन के ऑर्डर पर क्या फर्क पड़ेगा? आपके सामने इस रिएक्शन का पहला ऑर्डर लिखा हुआ है, इसका ओवरऑल ऑर्डर होता है 1, यानी कि इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हमने न्यूक्लियोफाइल एक्सेस में ले लिया, तो अब क्या होगा ऑर्डर को? आप देख सकते हैं ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। ऑर्डर निकालने का तरीका यह है कि जो रेट इक्वेशन है, रेट इज इक्वल टू के एल्काइल हैलाइड और इसकी पावर, अकेला है इसके लिए इस पावर होगी 1। रेट इक्वेशन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर को ऐड करके सम अप करके, यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट है इसलिए हमें सम अप करने की जरूरत नहीं है। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो
तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर को जमा कर लें, ऑर्डर आ जाता है। SN1 रिएक्शन के लिए रेट डिपेंड कर रहा है सिर्फ एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर, उसकी पावर है 1, इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है ऑर्डर हो जाएगा 1। अगर यहाँ न्यूक्लियोफाइल ज्यादा मिकदार में ले लिया जाए, एक्सेस में ले लिया जाए, इसके ऑर्डर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा? इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा कि रेट इक्वेशन में न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं। न्यूक्लियोफाइल रेट इक्वेशन में नहीं है। जो चीज रेट इक्वेशन में नहीं होती वो ऑर्डर पर भी असर नहीं डालती। केमिकल काइनेटिक्स का ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर आपसे डिस्कस कर लिया। क्यों केमिकल काइनेटिक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ डिस्कस हो रहा है? क्योंकि हमारा NMD कैट का पेपर सेटर कई दफा जिस चैप्टर में जो इंफॉर्मेशन डिस्कस नहीं हुई, हालांकि उसका लिंक किसी और चैप्टर में है, वो इंफॉर्मेशन हमेशा पूछने के लिए तैयार रहता है। यहाँ हमने सीखा कि क्योंकि रेट इक्वेशन में न्यूक्लियोफाइल नहीं है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल अगर एक्सेस में भी होगा वो रेट पर या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर असर नहीं डालेगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पहले भी फर्स्ट था एंड स्टिल इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक और मिलता जुलता क्वेश्चन देखते हैं। इफ न्यूक्लियोफाइल इज टेकन इन एक्सेस, सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। If nucleophile is taken in excess, the order of SN2 reaction will be। अगर रिएक्शन SN1 ना हो, SN2 हो और आप न्यूक्लियोफाइल एक्सेस में ले लें, फिर ऑर्डर पर क्या असर पड़ेगा? SN2 रिएक्शन के लिए आप रेट इक्वेशन देखते हैं, पता लगता है कि रेट एल्काइल हैलाइड पर भी डिपेंड कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड कर रहा है। मेंशन कर लेते हैं, rate depends upon alkyl halide power 1 and nucleophile power 1. 1 plus 1 is equal to 2. That is why its order is 2. आपने क्या किया कि आपने न्यूक्लियोफाइल को एक्सेस में ले लिया। एक्सेस रिएक्टेंट जब किसी चीज को लिया जाता है उस पर रेट डिपेंड करना बंद कर देता है। यानी कि न्यूक्लियोफाइल पर रेट डिपेंड करता है SN2 रिएक्शन के लिए जब वो थोड़ी मिकदार में होता है। अगर न्यूक्लियोफाइल एक्सेस में आ जाएगा, किसी रिएक्शन के अंदर एक रिएक्टेंट रेट इक्वेशन में हो, समझें बात को, एक रिएक्टेंट रेट इक्वेशन में है, रेट उस पर डिपेंड कर रहा है, आप उसको एक्सेस में कर देते हैं, बहुत ज्यादा मिकदार में डाल देते हैं, वो रेट पर असर डालना बंद कर देता है। ये रेट पर असर पहले डाल रहा था, अब नहीं डाल रहा। इसका असल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था? 2 था। आपकी अपनी तरफ से लाई गई तब्दीली की वजह से इसका ऑर्डर 1 नजर आ रहा है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने असर डालना बंद कर दिया। उसूली तौर पर ऑर्डर क्या था? 2 था। अब ऑर्डर क्या नजर आ रहा है? 1 नजर आ रहा है। यहां से मैं आपको वंस एंड फॉर ऑल ये इंफॉर्मेशन कन्वे कर दूं कि अगर किसी रिएक्शन में आप किसी रिएक्टेंट को एक्सेस ले देते हैं, ज्यादा मिकदार में ले लेते हैं, ऐसे रिएक्टेंट को जो रेट इक्वेशन में लिखा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल रेट इक्वेशन में लिखा हुआ है, आप इसको एक्सेस में ले जाते हैं, तो ऐसा करने से रेट ऑफ रिएक्शन वो जो भी उस पे होगा वो तो अलग बात है, केमिकल काइनेटिक्स में देखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगा। अगर आप किसी रिएक्टेंट को एक्सेस में लेकर जाते हैं, ऐसा रिएक्टेंट जो रेट इक्वेशन में लिखा हुआ है, सही जी, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया सूडो फर्स्ट। वाई सूडो फर्स्ट? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था 2, इस वक्त नजर आ रहा है 1, क्योंकि आपने दूसरे रिएक्टेंट को जबरदस्ती एक्सेस में कर दिया है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था 2, नजर आ रहा है 1, आप इसे कहेंगे कि इट इज फॉल्स फर्स्ट। सूडो का मतलब झूठा या लायर या फॉल्स, ये गलत फर्स्ट ऑर्डर है।
सूडो फर्स्ट ऑर्डर है, इट इज नॉट एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर, रादर हमने एक कंपोनेंट को एक्सेस में कर दिया है, दैट इज व्हाई इट इज अपीयरिंग एज फर्स्ट ऑर्डर, सो इट इज ए सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जिन रिएक्शंस की रेट इक्वेशन में ये स्पीशी है, उन पर अगर आप उसे एक्सेस में करते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर हो जाता है। अगर रेट इक्वेशन में न्यूक्लियोफाइल नहीं है, आप न्यूक्लियोफाइल एक्सेस कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पहले फर्स्ट ऑर्डर था, एंड पर फर्स्ट ऑर्डर ही रहेगा। ये चीज आपने समझनी है। ये बात करके आगे चलते हैं और अब हम रिलेट करेंगे अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप की कैपेसिटी को। आपने समझना है कि एक स्पीशी होती है एसिड। एसिड अगर प्रोटॉन दे दे, ये बन जाता है कॉन्जुगेट बेस। डेफिनेटली आप लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट समझते हैं। लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट सेज एसिड से प्रोटॉन निकाल दें, कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। इट फर्दर सेज कि स्ट्रॉन्ग एसिड से प्रोटॉन निकालेंगे, वीक कॉन्जुगेट बेस बनेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड से प्रोटॉन निकालकर वीक कॉन्जुगेट बेस बनती है। वीक कॉन्जुगेट बेस इज एक्चुअली ए गुड लीविंग ग्रुप। वीक कॉन्जुगेट बेसेस गुड लीविंग ग्रुप होते हैं। इस बात की समरी मैं आपके सामने रख रहा हूं। वीक कॉन्जुगेट बेस को माइनस कर देते हैं, बनेगा स्ट्रॉन्ग एसिड से प्रोटॉन निकाल दें, गुड लीविंग ग्रुप बन जाता है। देख सकते हैं आप कि किस तरह मैंने एसिड को कॉन्जुगेट बेस से रिलेट किया, फिर एसिड की स्ट्रेंथ को बेस की स्ट्रेंथ से रिलेट किया, और फिर एंड पर एसिड की स्ट्रेंथ को लिविंग ग्रुप की स्ट्रेंथ से रिलेट कर दिया। स्ट्रॉन्ग एसिड की कुछ मिसालें। स्ट्रॉन्ग एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, इससे बनता है HSO4 नेगेटिव, इट इज ए गुड लीविंग ग्रुप। स्ट्रॉन्ग एसिड है HI, इससे बनता है I नेगेटिव, इट इज ए गुड लीविंग ग्रुप। और जिस तरह स्ट्रॉन्ग एसिड को मैंने गुड लिविंग ग्रुप से रिलेट किया है, इसी तरीके से मैं वीक एसिड को पुअर लिविंग ग्रुप से रिलेट कर रहा हूं। वीक एसिड से जब प्रोटॉन निकलेगा, वो पुअर लिविंग ग्रुप बन जाता है। कुछ वीक एसिड हैं वाटर, इससे बनता है OH नेगेटिव, विच इज ए पुअर लिविंग ग्रुप। अल्कोहल, इससे बनता है OR नेगेटिव, इट इज ए पुअर लिविंग ग्रुप। एल्केन, इससे बनता है R नेगेटिव, इट इज ए पुअर लिविंग ग्रुप। ये सारी मिसालें हमारी किताब में डिस्कस हुई हैं, लेकिन उसका ओरिजिन मैंने आपके सामने थोड़ा सा बेहतर कर दिया। एक कॉन्सेप्ट न्यूक्लियोफाइल का, इसे हम पहले देख चुके हैं, मैं उसे सिर्फ ओवरव्यू दे देता हूं, देन वील मूव टुवर्ड्स रिएक्शंस दैट आर गोइंग टू कंसिडर द लिविंग ग्रुप स्ट्रेंथ एंड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रेंथ। न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी स्पीशी होती है which has a lone pair or which has a negative charge. In both cases it should be electron rich. इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जो हैं दे आर न्यूक्लियोफाइल्स, ये आपके माइंड में होना चाहिए। इस इंफॉर्मेशन को अगेन मैं आपके साथ शेयर किए रखूंगा। कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। पहला क्वेश्चन हम यहां देख रहे हैं कि विच ऑफ दीज is a better leaving group। इनमें से सबसे बेहतर लीविंग ग्रुप कौन है? अल्फा ऑप्शन है फ्लोराइड, बीटा ऑप्शन है क्लोराइड, चार्ली ऑप्शन ब्रोमाइड,
एंड डेल्टा ऑप्शन आयोडाइड। आपके सामने इंफॉर्मेशन मौजूद है। हम जानते हैं कि लीविंग ग्रुप अच्छा होने के लिए उसको एक स्ट्रॉन्ग एसिड से आना जरूरी है। फ्लोराइड HF से आता है, मेंशन कर लेते हैं। फ्लोराइड का सोर्स है HF, क्लोराइड का सोर्स है HCl, ब्रोमाइड का सोर्स है HBr, आयोडाइड का सोर्स है HI। Definitely HI is the strongest acid of them all. स्ट्रॉन्ग एसिड से प्रोटॉन निकालेंगे, गुड लीविंग ग्रुप बच जाएगा। इस मुनासिबत से आयोडाइड सबसे बेहतर लीविंग ग्रुप है। एक और सवाल यहां यह भी हो सकता है कि विच ऑफ दीज इज द बेस्ट अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। ऑप्शंस हम यही यूज कर लेते हैं, सेम ऑप्शंस हैं। अब सवाल यह है कि इनमें से बेहतर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। हमने लिविंग ग्रुप की स्ट्रेंथ को एसिड की स्ट्रेंथ के साथ रिलेट किया, लेकिन हमने न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ पर कोई बात नहीं की है। उस हवाले से मैं यहाँ बता रहा हूँ कि न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ, एक अगर ग्रुप के सारे आयंस हैं तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करती है। यहाँ पर अगर आप देखें ये सब के सब हेलोजन हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। डाउन दी ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर जो है ये इंक्रीज करता है। सबसे नीचे है आयोडाइड, सो आयोडाइड अगेन यहाँ पर सबसे बेहतर न्यूक्लियोफाइल है। दैट इज वाई हमारी किताब में लिखा है कि आयोडाइड इज ए गुड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज ए गुड लीविंग ग्रुप। आगे चल पड़ते हैं और अब हम कंपेयर करेंगे कि लीविंग ग्रुप कौन सा बेहतर है, अगेन लेकिन विद डिफरेंट एग्जांपल। विच ऑफ दीज is a poor is the poorest living group। हमारे पास कुछ लिविंग ग्रुप्स हैं और हमने उनमें से पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑप्शन है हाइड्रो ऑक्साइड HSO4 नेगेटिव, चार्ली ऑप्शन है RO नेगेटिव, डेल्टा ऑप्शन है R नेगेटिव। डेफिनेटली ये बात सही है कि OH नेगेटिव पुअर लिविंग ग्रुप है, OR नेगेटिव पुअर लिविंग ग्रुप है, R नेगेटिव पुअर लिविंग ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है कि सबसे पुअर लिविंग ग्रुप कौन सा है, यानी कि इन सब ही मुश्किल से निकलने वाले लिविंग ग्रुप्स में भी सबसे पहले नंबर पर कौन है। कैसे कंपेयर करेंगे? वीक एसिड से पुअर लिविंग ग्रुप बनता है, जितना एसिड वीक होता जाएगा उतना उससे पुअर लिविंग ग्रुप बनता जाएगा। हम देख सकते हैं कि OH बना है वाटर से, वाटर एक अच्छा एसिड नहीं है। HSO4 बना है सल्फ्यूरिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड गुड एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए HSO4 नेगेटिव एक गुड लिविंग ग्रुप है। RO नेगेटिव बनता है अल्कोहल से, अल्कोहल वीक एसिड है एज कंपेयर टू वाटर। ये बात हम पढ़ेंगे कौन से टॉपिक में? फिनोल्स की एसिडिटी के अंदर। फिनोल्स की एसिडिटी में मैं पहले से बता देता हूं ताकि आगे भी आपके काम आता रहे। फिनोल्स की एसिडिटी के मुताबिक कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक है फिनोल से, फिनोल ज्यादा एसिडिक है वाटर से, वाटर ज्यादा एसिडिक है अल्कोहल से। याद रखना है आपने। इस हिसाब से वाटर एसिडिक है लेकिन कम, अल्कोहल इससे भी कम एसिडिक है। हमने क्या ढूंढना है? सबसे वीक एसिड, क्योंकि उससे बनेगा सबसे पुअर लिविंग ग्रुप। सबसे हल्का एसिड सबसे पुअर लिविंग ग्रुप बनाता है। यहां पर R नेगेटिव है, R नेगेटिव किससे बनेगा? R नेगेटिव बनेगा RH से। इसे क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं।
मुझे नहीं याद पड़ता कि हमने कभी कहा हो कि एल्केन एसिड होता है। एल्केन एसिड इंतहाई वीक एसिड है। एल्केन में कोई पोलर बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव नहीं है, एल्काइल पर पार्शियल नेगेटिव नहीं है। इस बॉन्ड के टूटने के इम्कान सबसे कम है। जब ये बॉन्ड टूटेगा नहीं आसानी से, ये एक वीक एसिड बन जाएगा, ये सबसे वीक एसिड बन जाएगा। जब सबसे वीक एसिड ये है तो इससे जो लीविंग ग्रुप बनेगा वो सबसे पुअर होगा। सो हियर इट इज the poorest of the all these living groups। ये है रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड लिविंग ग्रुप। स्ट्रेंथ आगे चलते हैं, आखिर में हम कुछ बात करेंगे बीटा एलिमिनेशन की और उससे रिलेटेड कुछ 2-3 क्वेश्चंस देखकर आज के अपने लेक्चर को खत्म करेंगे। आखिर में हम बात कर रहे हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस की। Beta elimination reactions are very much related to nucleophilic substitution reactions। बस एक डिफरेंस है इनमें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर एक एग्जांपल ले लेता हूँ इथाइल ब्रोमाइड की, रूल ये है कि इथाइल ब्रोमाइड में हेलोजन फंक्शनल ग्रुप is attached to a carbon alpha carbon which is further attached to beta carbon and it has hydrogens which are called beta hydrogens। ये हैं beta hydrogens। न्यूक्लियोफाइल अगर बात चल रही हो, पिछली बात कर लेते हैं एसएन रिएक्शंस की। न्यूक्लियोफाइल यहाँ मौजूद है और इसके पास ऑप्शन है कि वो इस कार्बन पर अटैक कर दे और ये Br चला जाए। इसे आप कहेंगे ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बिकॉज जो अटैक कर रहा है वो एक न्यूक्लियोफाइल है और जो डिपार्ट कर रहा है वो भी एक न्यूक्लियोफाइल है विच डिपार्ट्स विद इट्स लोन पेयर। किताब के अंदर लीविंग ग्रुप की डेफिनेशन लिखी हुई है कि लीविंग ग्रुप इज ए न्यूक्लियोफाइल दैट डिपार्ट्स विद इट्स लोन पेयर। Br जब जाएगा वो भी नेगेटिव की फॉर्म में जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो नेगेटिव की फॉर्म में आ रहा है। अटैक ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप हो रहा है, इसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जिस कार्बन पर अटैक हो रहा होता है उसे आप कह देते हैं कि ये है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इस कार्बन का नाम हमने रखना है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इस ब्रोमीन का नाम हम रखेंगे लीविंग ग्रुप। ये न्यूक्लियोफाइल है और जिस मालिक्यूल पर अटैक हो रहा है उसे आप कहते हैं कि ये सबस्ट्रेट है। सो दिस इज फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक ना करे यहाँ पर इस कार्बन पर, अल्फा कार्बन पर, एक और जगह है जहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है और वो ये जगह है बीटा हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन से जब न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। कार्बन के बॉन्ड 4 हैं, 5 हो जाएंगे और 5 बॉन्ड को खत्म करने के लिए एक बॉन्ड वो अपना ब्रोमीन से तोड़ लेगा और ब्रोमीन से जब बॉन्ड टूटेगा ओवरऑल यहां से प्रोडक्ट बन जाएगा एल्कीन। बिकॉज हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन इस रिएक्शन में निकल रहे हैं, उन्हें हाईलाइट कर देता हूं। ये हाइड्रोजन जा रहा है, ये ब्रोमीन जा रहा है, दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड खत्म हो रहा है, इसलिए एक डबल बॉन्ड आपस में वो बना रहे हैं, एल्कीन बना रहे हैं। एल्कीन इज द प्रोडक्ट हियर। बिल्कुल क्लियर हो गई थी बात, यहां पर एल्कीन प्रोडक्ट बनता है। अच्छा, जब एल्कीन प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है तो एल्कीन एक एलिमिनेशन प्रोडक्ट है और ये एलिमिनेशन बीटा पॉइंट पर अटैक की वजह से हो रही है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन। जिस तरह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो तरह की थी, E2 एंड E1, इसी तरीके से बीटा एलिमिनेशन भी दो तरह की है, बाईमालिक्यूलर और यूनिमालिक्यूलर। बाईमालिक्यूलर सेम SN2 की तरह चलती है। ये यहाँ पर अटैक ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप एक ही स्टेप में होता है, इसका ऑर्डर 2 होता है। ये बाईमालिक्यूलर रिएक्शन है। इसका रेट ऑफ रिएक्शन एल्काइल हैलाइड पर भी डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर
दो चीज़ें जो नहीं होती वो याद रखनी है कि यहाँ पर जो इन्वर्जन है ना कन्फिग्रेशन की, वो नहीं होती। वाई? क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ता नहीं है, वो हाइड्रोजन को लेकर चला जाता है। यहाँ पर कोई भी चीज़ सब्स्टिट्यूट नहीं हो रही। जहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होती है वहाँ पर इन्वर्जन और रिटेंशन का कंसेप्ट लगता है। जहाँ पर सब्स्टिट्यूशन नहीं होती वहाँ पर इन्वर्जन और रिटेंशन का कंसेप्ट नहीं होता, क्योंकि कोई चीज़ आगे सब्स्टिट्यूट तो हो नहीं रही। आपको फॉर एग्जांपल ये चीज़ है, यहाँ पे कैप इधर लगा हुआ है, अब ये कैप यहाँ से जाए और दूसरा कैप जो है वो यहाँ से आके लग जाए दूसरी वाली साइड से, इस साइड से फॉर एग्जांपल एक कैप इधर से लगता है, एक कैप यहाँ से चला जाता है, ये सब्स्टिट्यूशन हुई है। तो वी आर कंसर्न कि जो सेकंड कैप है वो उसी साइड से आया है या दूसरी साइड से आया है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर ये निकल जाता है और दूसरा कोई कैप इसकी जगह लेने नहीं आया, ये एलिमिनेशन है। अब इसमें हमें ज़रूरत नहीं है ये बताने की कि यहाँ पे इन्वर्जन हुई है या रिटेंशन हुई है, क्योंकि कोई इसे रिप्लेस करने नहीं आया। सो फॉर एलिमिनेशन रिएक्शंस इन्वर्जन्स का जो कंसेप्ट है वो नहीं लगता। साथ ही एलिमिनेशन रिएक्शन में हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 हो जाती है, क्योंकि कार्बन सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में जाता है। कार्बन सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में जा रहा है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 में आएगी, एल्कीन में sp2 बनकर वो कहीं नहीं जा रही। ये एक बुनियादी फर्क है एलिमिनेशन का और सब्स्टिट्यूशन का, इसे आप ध्यान में रखेंगे। सिमिलरली E1 फॉलोज द सेम मैकेनिज्म एज SN1 मैकेनिज्म। SN1 के तरीके से यहाँ पर अटैक ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल और डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप 2 स्टेप्स में होता है। पहले स्टेप में कार्बोकैटाइन बनता है, ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, इसका ऑर्डर 1 है, इसका रेट सिर्फ एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर भी पहले की तरह मैं लिख दूं कि यहाँ पर कोई भी इन्वर्जन या रिटेंशन का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस नहीं करेंगे। वाई? क्योंकि कोई चीज़ आकर सब्स्टिट्यूट नहीं हुई है। आखिर में हाइब्रिडाइजेशन यहाँ sp3 से sp2 जाएगी, यहाँ भी एक एल्कीन प्रोडक्ट बन रहा है और एल्कीन प्रोडक्ट बनने की वजह से हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 होगी, लेकिन फर्दर आगे नहीं जाएगी। ये बात याद रहे, बहुत ज़रूरी है कि जो एलिमिनेशन मैकेनिज्म है जिसका फुल फॉर्म है बीटा एलिमिनेशन, इसके लिए 2 कार्बन एटलीस्ट होना जरूरी है। एक कार्बन वाला जो कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल दिस वन CH3Br, ये बीटा एलिमिनेशन नहीं दे सकता, क्योंकि बीटा एलिमिनेशन के अंदर जो पॉइंट ऑफ अटैक है वो बीटा हाइड्रोजन होता है। यहाँ पर कोई बीटा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये बीटा एलिमिनेशन नहीं दे सकता। अच्छा, यहाँ अब कुछ सवालात हैं हमारे पास, उनको हल करते हैं और फिर इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हमारी थोड़ी और बेहतर हो जाएगी। पहला सवाल हमसे ये पूछा जा रहा है कि A reacts with nucleophile to give 2-methyl propene. Identify A. ए है वो न्यूक्लियोफाइल से मिलता है और 2-मिथाइल प्रोपीन बना देता है। अब यहाँ पर ए जो है वो क्या हो सकता है? डेफिनेटली हम यहाँ से कुछ कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास जो भी स्टार्टिंग मटेरियल है उसमें से एलिमिनेशन हुई, HBr निकला और 2-मिथाइल प्रोपीन बन गया। 2-मिथाइल प्रोपीन अगर हम बना लें हमारी कुछ मदद हो सकती है। ये है प्रोपीन CCC, 2-मिथाइल ऐसे हो गया। प्रोपीन ये मालिक्यूल का फार्मूला है, 2-मिथाइल प्रोपीन। ये बना है एलिमिनेशन से, बीटा एलिमिनेशन से। बीटा एलिमिनेशन क्या होती है? बीटा एलिमिनेशन किसे कहते हैं? बीटा एलिमिनेशन ऐसी एलिमिनेशन होती है जिसके अंदर एक कार्बन से जाता है हैलोजन और दूसरे कार्बन से जाता है हाइड्रोजन। सही हो गई जी बात। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरह देखें, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देते हैं, देखिए इसमें मैं HBr ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर H लगा देते हैं फॉर एग्जांपल, यहाँ पर Cl लगा देते हैं। सही जी, ऐड हो गया।
अगर इसे निकाल लूं वापस तो क्या बन जाएगा, इसको निकाल कर दोनों प्रोडक्ट लिख देता हूं। ये मैंने फर्जी तौर पर सोचा कि यहाँ से ऐड होकर HCl अगर वापस ऐड कर दिया जाए तो ये चीज बन सकती है। अगर HCl निकाल दिया जाए तो बन जाता है 2-मिथाइल प्रोपीन। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब एक और सोच आपके जहन में जो आ रही है वो ये कि जिस तरह मैंने हाइड्रोजन इधर लगाया है, Cl इधर लगाया है, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मैं स्टार्टिंग मटेरियल के अंदर Cl इधर लगा दूं, हाइड्रोजन इधर लगा दूं। क्लियर है जी बात। ये हम किस तरह सवाल कर रहे हैं, हम इसे बैक के, जैसा मैथ में बैक कैलकुलेशन नहीं होती, आंसर पहले है उससे आप क्वेश्चन बनाते हैं, वैसा ही कुछ चल रहा है। मुझे पता है कि मेरा प्रोडक्ट है 2-मिथाइल प्रोपीन, मैंने 2-मिथाइल प्रोपीन लिख दिया। मुझे ये पता है कि 2-मिथाइल प्रोपीन बीटा एलिमिनेशन से बना है और बीटा एलिमिनेशन में एक कार्बन से हाइड्रोजन जाता है, एक से हेलोजन जाता है। कौन से कार्बन से हाइड्रोजन, कौन से हेलोजन मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने दोनों पॉसिबिलिटीज ड्रा कर ली। एक में मैंने यहाँ पर CH2 के साथ Cl लगाया, C के साथ H लगाया, दूसरी तरफ मैंने C के साथ Cl लगाया, दूसरे के साथ हाइड्रोजन लगाया। दोनों ही तरीके, तीसरा तो तरीका नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड कब आया था, जब एक से H गया था, एक से Cl गया था। डबल बॉन्ड को वापस खत्म करने के लिए मैंने दोनों रास्ते लगा दिए, या तो ये मेरा स्टार्टिंग मॉलिक्यूल होगा या ये मेरा स्टार्टिंग मॉलिक्यूल होगा। अब मैं पढ़ता हूं 1-क्लोरोब्यूटेन इन दोनों में से कोई नहीं है, 2-क्लोरोब्यूटेन इन दोनों में से कोई नहीं है, 2-क्लोरोब्यूटेन इन दोनों में से कोई नहीं है, 1-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन, 1-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन ये वाला मॉलिक्यूल बन रहा है। ये एक पॉसिबिलिटी है, मैंने कहा यही सही आंसर होगा। तो इस तरह बैक कैलकुलेशन, इन ए वे यू कैन से बैक कैलकुलेशन की मदद से मुझे स्टार्टिंग मटेरियल जो प्रोडक्ट है वो पता था और मुझे बीटा एलिमिनेशन कैसे काम करती है वो पता था। मैंने इन दोनों इंफॉर्मेशंस को कंबाइन करके एक वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, काफी ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपको ये अंदाजा नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप हर एक की कैलकुलेशन कर रहे होंगे, हर एक से बीटा एलिमिनेशन कर रहे होंगे। इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास, बड़ा मुख्तसर टाइम है, 40 सेकेंड्स एट मोस्ट एक सवाल को हल करने के लिए। तो उसके लिए आप इसके दो प्रोडक्ट सोचें कौन से हैं और मोस्ट प्रोबेबली उनमें से ही कोई प्रोडक्ट जो है वो आपका सही आंसर बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने टिक कर दिया कि दिस इज द राइट आंसर, यानी कि 1-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन। Another important question, important concept I would say, और वो सवाल ये है कि बीटा एलिमिनेशन ऑफ 1,2-डाइक्लोरोईथेन गिव्स। बीटा एलिमिनेशन करवाई जा रही है 1,2-डाइक्लोरोईथेन की, उससे क्या बनेगा। हम ड्रॉ करते हैं 1,2-डाइक्लोरोईथेन, ये आ गया C 1-क्लोरो 2-क्लोरो डाइक्लोरो ईथेन, इसकी करवा रहा हूं मैं बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन क्या होती है, एक कार्बन से हेलोजन जाता है और उसके साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन जाता है। एक कार्बन से हेलोजन चला जाए, दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन चला जाए, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। लेकिन हेलोजन और हाइड्रोजन के जाने के बाद भी एक हेलोजन और एक हाइड्रोजन मौजूद है। सेकंड स्टेप में ये हेलोजन चला जाएगा, ये हाइड्रोजन चला जाएगा और दूसरा हेलोजन दूसरा हाइड्रोजन जाने की वजह से यहां पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। आपका फाइनल प्रोडक्ट है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। बीटा एलिमिनेशन ऑफ 1,2-डाइक्लोरोईथेन को आपने फंडामेंटल्स या केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ा था, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ
विसिनल डाइहैलाइड्स। सेम क्वेश्चन को यहां पर रीफ्रेज करके पूछा गया है। यहां पर सवाल में हमें डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड लिखने की बजाय कहा गया है कि 1,2 डाइक्लोरोइथेन की बीटा एलिमिनेशन करवानी है आपने। 1,2 डाइक्लोरो का मतलब है विसिनल डाइहैलाइड है, साथ साथ वाले कार्बन पर हेलोजन है, और आपने उनमें से हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव करनी है, जिसे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कहते हैं या फिर जिसे बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। बीटा एलिमिनेशन, ये वाली बीटा एलिमिनेशन याद रखना है आपने कि ये वाली बीटा एलिमिनेशन इस तरह है कि अगर आपके पास एक एल्काइल हैलाइड होगा और आप उसकी बीटा एलिमिनेशन करवाना चाह रहे हैं, आप अल्कोहलिक KOH डाल देंगे, जैसा कि आपने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड में पढ़ा था। एक और बात याद रख लें कि अगर आप सेम एल्काइल हैलाइड ले लें और उससे आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना चाह रहे हो, आप डालेंगे एक्वस KOH। पक्का पक्का ये बात याद रखनी है। एक्वस KOH न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाता है, जबकि अल्कोहलिक KOH बीटा एलिमिनेशन करवाता है। इस इंफॉर्मेशन को आप भूलना नहीं चाहेंगे यकीनन। फिलहाल यहां पर हमने डाला होगा बीटा एलिमिनेशन करवाने के लिए अल्कोहलिक KOH। सो सिमिलर थिंग्स कैन बी आस्क्ड इन मोर देन वन वेज। आखिर में एक और सवाल है और उसके लिए हमने ऑप्शंस कुछ यहां रखे हैं। सवाल यह है कि वी हैव दिस मॉलिक्यूल CH, H, C, 2 hydrogens, 1 bromine, and I name it as 1, this as 2, this as 3 and this one as 4। ओके जनाब, तो हमने ब्रोमीन को 1 कह दिया, कार्बन जो कि अल्फा कार्बन है उसे 2 कह दिया, बीटा हाइड्रोजन को 3 कह दिया और बीटा कार्बन को 4 कह दिया है। सवाल यह है कि न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक। ओके जनाब, 4 ऑप्शंस हैं आपके पास टू चूज फ्रॉम। न्यूक्लियोफाइल इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में जिसमें एक हेलोजन है 1 पर, अल्फा कार्बन है 2 पर, बीटा हाइड्रोजन है 3 पर, बीटा कार्बन है 4 पर, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में एक न्यूक्लियोफाइल कहां कहां अटैक कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता कहां पर है, हमें यह पता होना चाहिए। हमें पता है कि न्यूक्लियोफाइल या तो रिएक्शन करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या फिर बीटा एलिमिनेशन। अगर न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, सो इन दैट केस इट अटैक्स एट अल्फा कार्बन, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि वो अल्फा कार्बन पर रिएक्शन कर सकता है। लेकिन ये अकेली पोजीशन नहीं है जहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहता है, बल्कि देयर इज अनदर पोजीशन एंड दैट इज बीटा हाइड्रोजन। न्यूक्लियोफाइल बीटा हाइड्रोजन पर भी अटैक कर सकता है। अगर वो अल्फा कार्बन पर अटैक करेगा, रिएक्शन का नाम होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर वो बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, रिएक्शन का नाम होगा बीटा एलिमिनेशन। दोनों ही पॉसिबल हैं, बोथ गो साइड बाय साइड, वो इकट्ठे चलते हैं। ये वाली बात को अगर मैं दुरुस्त मानता हूं, मेरा आंसर होना चाहिए बीटा 2 एंड 3 दो साइड्स हैं जहां न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। इसके साथ ही ये वाला हिस्सा हमारा मुकम्मल हो जाता है। एल्काइल हैलाइड्स के हवाले से आपकी किताब में कुछ न्यूक्लियोफाइल्स और उनके एल्काइल हैलाइड्स से रिएक्शन मेंशन्ड हैं। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियोफाइल आयोडाइड, मेथॉक्साइड CH3O नेगेटिव, CN नेगेटिव जिसे साइनाइड कहते हैं, नाइट्राइट NO2 नेगेटिव, एसीटेट CH3COO नेगेटिव, थायोल SH नेगेटिव। इस तरह की और बहुत सारी चीज़ों के साथ ये रिएक्शंस शो किए गए हैं, उन्हें भी प्रैक्टिस करें, ये वाला हिस्सा भी देखें। इसके हवाले से कोई भी डाउट्स हो आपको तो आप
ऐप के थ्रू हमसे रब्ता कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।